हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 29। ठीक है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 28 में डिस्कस किया था, कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी कैपेसिटर की, और हमने ये देखा था भाई कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में किस तरीके से चेंजेस होंगे, उसका पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होगा या पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने बेसिकली दो केस किए थे। पहला केस हमने किया था जब चार्ज कांस्टेंट हो कैपेसिटर के ऊपर, मतलब एक आइसोलेटेड कैपेसिटर हो। मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब है हमने बैटरी लगाई, बैटरी हटा दी उसको चार्ज करके। और एक सेकंड केस हमने किया था जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब है जहाँ पे एक बैटरी हमने फिक्स कनेक्ट कर रखी है कैपेसिटर के साथ हमेशा। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक हम रख रहे हैं तो अभी बैटरी फिक्स है। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स कैपेसिटर के ऊपर ही, उसकी एनर्जी के ऊपर ही, लेकिन वो कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी। किस टाइप की प्रॉब्लम होगी? जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, इसके साथ बैटरी लगी हुई है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है हमारे पास, ये डाइलेक्ट्रिक एक प्लेट है, ठीक है, जो इस कैपेसिटर के अंदर पूरी भरी हुई है डाइलेक्ट्रिक प्लेट। इसको हम बाहर निकालेंगे, इस प्लेट को बाहर निकालेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है हमें वर्क टू रिमूवल ऑफ प्लेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर दिया गया है जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी गई है। इस प्लेट को हमें बाहर निकालना है, हमें एक वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और ये हमारे पास सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस। सेकेंड केस में जो प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो कैपेसिटर की जो सेपरेशन है उससे कम है। यहाँ भी सेम ही कहानी करनी है, हमें इस प्लेट को बाहर निकालना है और हमें वर्क कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी जगह पूछा जाता है। इसकी थिकनेस टी ले लो और जो कैपेसिटर है उसकी जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच की डी है, एरिया ए है। ठीक है, ये सब कुछ हमें गिवन है और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको प्लेट को रिमूव करना है, इस प्लेट को हमें रिमूव करना है। अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इस क्वेश्चन में गिवन है पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के अंदर थी, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद ये जो बैटरी है वो रिमूव कर दी। देखो पहले बैटरी से जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर के अंदर था, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर के अंदर है तो इसको चार्ज कर दिया दोनों कैपेसिटर को। ठीक है, दोनों कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या होगा, इसका पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, यहाँ पे बाउंड चार्ज प्रोड्यूस होगा। फिर इस बैटरी को हमने हटा दिया। अब कैपेसिटर पे एक फिक्स चार्ज है, मतलब अब कैपेसिटर आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसके ऊपर एक चार्ज है, उस चार्ज को हमने मान लिया Q। तो ये सिचुएशन है अब हमारे पास। पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। ये सिचुएशन है हमारे पास, ये कैपेसिटर है हमारे पास, इस पर एक चार्ज है। ठीक है, इस पर एक चार्ज है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसका पोलराइजेशन हो चुका है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बाउंड चार्ज आ चुका है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, यहाँ पे पॉजिटिव बाउंड चार्ज आ चुका है। ये हमने डिस्कस भी किया था डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कैसे होगा, क्योंकि कैपेसिटर पे जो चार्जेस है उनकी वजह से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बाउंड चार्ज होगा हमारे पास, ये हमारे पास बाउंड चार्ज होगा, ये पॉजिटिव बाउंड चार्ज, ये नेगेटिव बाउंड चार्ज। और ये जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है ये फ्री चार्ज है, कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है फ्री चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन में है। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको कैपेसिटर है अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो बंधी हुई है, वो नीचे गिर नहीं सकती। उसको नीचे निकालने के लिए हमें, उसको बाहर निकालने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें बेसिकली इसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन है टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज की इन्फॉर्मेशन हमें, टोटल चार्ज कितना है, मान लो इसका कैपेसिटेंस है C, कैपेसिटेंस है C इंटू V, और C है कितना, कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस हमें पता है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर रखा हो तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D, ये कैपेसिटेंस है। जब हमने इसके अंदर स्लैब रखी हुई है तो ये कैपेसिटेंस है। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D इंटू V। ये टोटल चार्ज है इस कैपेसिटर के ऊपर। आइसोलेटेड कैपेसिटर है, वोल्टेज हटा दी हमने, पहले वोल्टेज लगाई थी, इसको चार्ज किया, कैपेसिटर को फुल चार्ज किया, कितने चार्ज से, इतना चार्ज चला गया कैपेसिटर पे, फिर इसको हमने पोटेंशियल को हटा दिया। ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें इसको बाहर निकालना है।
इस प्लेट को हमें यहाँ से बाहर निकालना। देखो बाहर कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये याद रखना। इस प्लेट को बाहर निकालेंगे, इस प्लेट को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाहर निकालने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा। तो ये मान लो प्लेट है हमारे पास, ये कैपेसिटर की प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज है। मान लो हमने आधा बाहर निकाल लिया, इसको आधा हमने बाहर निकाल लिया। आधा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हमने आधा बाहर निकाल लिया, इसका पोलराइजेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कोई बाउंड चार्ज नहीं रहेगा, पोलराइजेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये बाउंड चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें इसको कंप्लीट बाहर निकालना है, तो हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा वो हमें बताना है। देखो क्या हो रहा है, जब बाहर निकाल रहे हैं प्लेट को, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज चेंजिंग। ठीक है, बाहर निकालने की वजह से जब प्लेट को हम बाहर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज चेंजिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इसकी वजह से, किसकी वजह से चेंज हो रही है? वर्क की वजह से। तो हम यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज निकालें, देखो हमने वर्क किया और वो हमने बाहर से एक वर्क किया, इसको बाहर निकाला, जो हमने वर्क किया उस वर्क की वजह से इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज हुई। अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखो, ये तो आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज तो फिक्स रहेगा। चार्ज कितना रहेगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी इंटू वी। ये तो चार्ज कैपेसिटर के ऊपर रहेगा। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने बाहर निकाल लिया, अब इसका कैपेसिटेंस क्या है? आफ्टर रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? उसको ले लेते हैं हम सी फाइनल से लिख लेते हैं। सी फाइनल जो कैपेसिटेंस होगा जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल लिया, अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, सी फाइनल। इसको सी इनिशियल लिख लो, या तो इसको सी इनिशियल लिख लो। इनिशियल कैपेसिटेंस हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। तो इसकी इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसकी यू आई थी हमारे पास, यू आई। देखो आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2CI। और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाती है? चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, 2CF। अब देखो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? देखो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हुआ है, कैपेसिटेंस है वो, फाइनल कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हुआ है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाला। कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है तो एनर्जी है वो, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है तो फाइनल एनर्जी बढ़ेगी। इसकी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, तो एनर्जी में टोटल चेंज कितना हुआ? पहले एनर्जी थी UI, अब एनर्जी हो चुकी है UF। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो चुकी है, और वो किस वजह से हो रही है? वर्क की वजह से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो हमारा वर्क होगा। तो वर्क क्या होगा हमारे पास? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो UF माइनस UI। तो UF क्या होगा हमारे पास? UF होगा हमारे पास Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा, 1/CF माइनस 1/CI। तो ये कितना होगा? देखो 1/CF माइनस 1/CI कितना होगा? इसको यहाँ लिख देते हैं, Q स्क्वायर बाय 2, 1/CF कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 1/CI कितना होगा? CI हमें ये गिवन है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन, ये हो जाएगा D। ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। ये हमारे पास वर्क होगा जो हमें करना पड़ेगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकालने के लिए। देखो इसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने से इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जो चेंजेस हुआ वो हमारा वर्क होगा, मतलब उतना हमने वर्क किया, जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज हुआ वो हमारा वर्क। देखो इस प्लेट को हम आराम से निकालेंगे। ठीक है, ये जो प्लेट है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। स्लोली इसको रिमूव करेंगे हम, तेज़ी से हम रिमूव नहीं कर सकते। यदि हम तेज़ी से रिमूव करते हैं तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगा, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा, प्लेट की काइनेटिक एनर्जी में। तो हम उसको, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। यदि हम इसको तेज़ी से बाहर निकालें, सडनली इसको बाहर निकालें, तो जो वर्क है वो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगी, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी यहाँ पे, तो हम इसको W को del U को इक्वल नहीं लिख सकते यदि उसको तेज़ी से हम बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसको धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है प्लेट, ठीक है, तो हमारा जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। इस केस में जब हमारे पास जो प्लेट है, देखो यहाँ भी पोलराइजेशन होगा, इस प्लेट में भी पोलराइजेशन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लेट है इसके अंदर फिक्स है। अब इस प्लेट को हमें बाहर निकालना है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमें, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, कितना करना पड़ेगा, क्या इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास था वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इसमें निकालना हमें। सेम प्रोसीजर फॉलो करो और इसको सोल्व करो, देखो क्या आता है। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। इनिशियल कैपेसिटेंस तो हमें पता था इसका क्या था, जो इनिशियल कैपेसिटेंस था इस प्लेट का, बैटरी हमने हटा दी, देखो बैटरी हमने हटा दी, एक बार इसको चार्ज किया, इस पर चार्ज आ गया Q, और उसके बाद हमने बैटरी हटा दी, ठीक है। तुम बैटरी लगा हुआ केस भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें इंटरनल एनर्जी लिखनी पड़ेगी 12CV², ठीक है। जो बैटरी लगा हुआ केस है वो भी तुम कर सकते हो, वो ट्राई करना तुम खुद, उसमें इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो तुम्हें लिखनी पड़ेगी 12CV², इनिशियल और फाइनल, C की वैल्यू चेंज हो जाएगी, V कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो CI होगा हमारे पास वो होगा ε0 A बाय, ये तुम्हें पता होगा, इसकी थिकनेस T है तो D - T प्लस T बाय ε0, ये हमारे पास इनिशियल कैपेसिटेंस होगा। तो चार्ज कितना होगा हमारे पास, CI × V, ये हमारे पास चार्ज होगा, और ये कितना है हमारे पास ε0 A बाय D - T। वहाँ पे भी तुम देखो, जो हमने पहले केस किया था वहाँ पे भी तुम चार्ज की वैल्यू रख सकते हो। वहाँ पे हमारे पास जो वर्क आया था उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या वर्क आया था हमारे पास, Q² अपॉन ε0 A बाय D 1 - 1 बाय ε0, आई थिंक ये वर्क आया था हमारे पास। यहाँ चार्ज की वैल्यू भी तुम रख सकते हो, जो चार्ज हमारे पास क्या था, चार्ज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, चार्ज था हमारे पास यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज था हमारे पास ε0 ε0 A बाय D × V। ये चार्ज की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हो तुम, ठीक है, उसको पुट करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हमारे पास चार्ज है, ε0 A कैपेसिटेंस × V हमने पोटेंशियल लगाया था, ठीक है। फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा हमारे पास, जब प्लेट को निकाल लिया हमने, ε0 A बाय D, ये फाइनल कैपेसिटेंस होगा। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी Q² बाय 2CI, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी हमारे पास Q² बाय 2CF, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हुआ है, तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी हमारे पास UF - UI, ये हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी UF - UI। अब देखो क्या होगा, यहाँ से Q² बाय 2 कॉमन ले लिया, 1 बाय CF - 1 बाय CI, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Q² बाय 2 1 बाय CF क्या होगा हमारे पास, ये वाला ε0 A, CF क्या है हमारे पास, ये D - T प्लस T बाय ε0, ये हमारे पास होगा 1 बाय CF - 1 बाय CI, क्या होगा CI हमारे पास ε0, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास CI CF, और CI होगा हमारे पास ε0 A D - T प्लस T बाय ε0, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q², 2 ε0 A कॉमन आ जाएगा, D माइनस ये आएगा D प्लस T माइनस T बाय ε0, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना। देखो D माइनस, ये हमारे पास ε0 A कॉमन ले लिया, D माइनस D प्लस T माइनस T बाय ε0, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास Q², 2 ε0 A इंटू T, ठीक है, इंटू T 1 माइनस 1 बाय ε0। अब यहाँ पे Q की वैल्यू भी पुट कर दो, Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये Q की वैल्यू, ये कंप्लीट पुट कर दो, ε0 A होल स्क्वायर V² इंटू T 1 माइनस 1 बाई ε0, और नीचे वाली टर्म भी पुट कर दो यहाँ पे,
टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर होल स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, वही यही हमारे पास वर्क होगा टोटल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से ये जो टर्म है हमारी ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर इंटू टी टू डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर होल स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। यहाँ से वो केस भी निकाल सकते हो यदि तुम जो डी माइनस टी है, यदि जो टी की वैल्यू तुम डी रखोगे यहाँ पे तो वही सेम केस आ जाएगा। यदि टी की वैल्यू तुम डी रखोगे वही सेम केस आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। यदि ये प्लेट कंडक्टिंग प्लेट हुई, देखो इसमें एक और केस कर सकते हैं हम, यदि ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट हो हमारे पास, ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट हो, कंडक्टिंग मतलब मेटल हो हमारे पास, कंडक्टिंग प्लेट हो, मेटल हो, तो ये वर्क डन क्या होगा? तो ये वर्क डन होगा हमारे पास जो एप्सिलॉन आर है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। एप्सिलॉन आर इन्फिनिटिव हो जाएगा फॉर कंडक्टिंग प्लेट। उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी, ये टर्म 0 हो जाएगी तो डी माइनस टी होल स्क्वायर, डी माइनस टी होल स्क्वायर इंटू टी, और ये टर्म 1 बाय एप्सिलॉन आर, ये 0 हो जाएगी तो यही रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फॉर कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए ये हमारे पास वर्क होगा। यदि ये कंडक्टिंग प्लेट हो तो इन्फिनिटिव वर्क होगा क्योंकि डी की वैल्यू टी के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास इन्फिनिटिव वर्क होगा। ठीक है, फॉर यदि होल कंडक्टर इसमें कंडक्टरी फिल किया हो, ठीक है, कंडक्टरी फिल किया हो तो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, वो सेम मटेरियल हो गया तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हम। मतलब कंडक्टरी फिल किया हो, मतलब एक कंडक्टर है और दूसरा भी कंडक्टरी और दोनों का एप्सिलॉन आर इन्फिनिटिव है, तो मतलब वो सेम पूरा कंडक्टरी तो है और कंडक्टर को ही अलग करना है तो इन्फिनिटिव वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा ये वाला। यदि प्लेट रखी है कंडक्टिंग प्लेट, यहाँ वैक्यूम हो, यहाँ वैक्यूम हो, तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ए सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, एक सिलेंड्रिकल लेयर है, इज इंसर्टेड इनटू ए कैपेसिटर टू फिल अप ऑल स्पेस। एक कैपेसिटर के अंदर उस सिलेंड्रिकल लेयर को हमने इंसर्ट किया है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक सिलेंड्रिकल है तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो भी ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल ही होगा और उसके अंदर हम उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं। द मीन रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इक्वल टू आर। जो मीन रेडियस है, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी रेडियस आर है। द गैप बिटवीन दैम इज इक्वल टू डी। और उन दोनों के बीच में जो गैप है, दो प्लेट्स के बीच में, दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो है डी है, विद द डी इज वेरी वेरी लेस देन आर। द कॉन्स्टेंट वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उनकी दोनों प्लेटों के बीच में हमने कॉन्स्टेंट वोल्टेज वी अप्लाई किया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो फोर्स डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींच रहा है। देखो क्या है केस, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ये देखो, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसकी एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है। ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस इसकी R1 है, ये एक्सिस है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, और इसकी मेन रेडियस दी है, इस सिलेंडर की मेन रेडियस दी है R1 प्लस R2 बाय 2। मेन रेडियस हमें गिवन है। अब इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इंसर्ट कर रहे हैं। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारे पास सिलेंड्रिकल ही है, सिलेंड्रिकल इस टाइप की हमारे पास, इस टाइप की हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। ये इसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं अंदर से। ये खाली स्पेस है यहाँ पे खाली स्पेस, इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। मान लो यहाँ तक हमने इंसर्ट कर दी है, यहाँ तक हमने इंसर्ट कर दी इसको, यहाँ तक। यहाँ तक हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये लेंथ है सिलेंडर की, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसकी लेंथ L है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसकी लेंथ L है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो
जो सिलेंड्रिकल शेप में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, उसको इसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक बैटरी से कनेक्ट किया है। इस प्लेट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है अंदर वाले पे, और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अब जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस सिलेंडर के अंदर, इसका पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड चार्ज, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा। हमें एक बार थोड़ा सा इसके अंदर हमें इसको इंसर्ट करना, उसके बाद जो कैपेसिटर है वो अपने आप इसको खींच लेगा। तो वो किस फोर्स से खींचेगा वो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर। किस फोर्स से वो इसको खींच रहा है वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही लगाना है, उसी से ही हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। जो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी पर यूनिट लेंथ, वो फोर्स होगा हमारे पास। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ du/dx, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। ये फोर्स होगा हमारे पास, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पहले तो हमें इसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। हमारा जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इसकी लेंथ है, log R2/R1। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका ये कैपेसिटेंस है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। देखो इन्होंने क्या दिया है, इसकी मीन रेडियस R दी है, मतलब R1 और R2 का जो मीन है वो R गिवन है, और D है जो इन दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है, ये D है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है सिलेंड्रिकल प्लेट की वो D है। ठीक है, तो हम इनका यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चेंज क्या हो रहा है, जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इस कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट हो रहा है, मान लो h हाइट तक वो इंसर्ट हो चुका है, h हाइट तक वो इंसर्ट हो चुका है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कैसे चेंज हुआ, h के साथ वो चेंज निकालेंगे हम, हाइट के साथ वो चेंज निकालेंगे, वो जो चेंज होगा वही हमारे पास फोर्स होगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देखो हमें पता है R इक्वल टू जो मीन रेडियस है वो है R1 + R2/2, ये हमें मीन रेडियस गिवन है, और D वो है लेस देन, वेरी वेरी लेस देन R, ये हमें गिवन है। यहाँ से हम ये बता सकते हैं जो R1 होगा हमारे पास वो ये हो सकता है हमारे पास R - D/2 लिख सकते हैं हम R1 को, क्योंकि R1 है इनर रेडियस और ये D है, और मीन रेडियस है सेंटर से इसकी मीन रेडियस, ये जो पॉइंट होगा ये रेडियस होगी R, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी R। तो R में से D/2 यदि माइनस कर दें तो हमारे पास R1 आ जाएगा, और R2 क्या आएगा, R + D/2। तो ये वाला फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, log R2/R1, log R2 log R2/R1 को हम क्या लिख सकते हैं, log R + D/2 अपॉन log कंप्लीट है R - D/2। ठीक है, R को कॉमन ले लिया हमने, R को दोनों में कॉमन ले लिया, R 1 + D/2R, R ये पूरा log में है 1 - D/2R, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास, log 1 + D/2R, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 + D/2R माइनस log 1 - D/2R। इसको हमें सॉल्व करना है, log 1 + x log 1 - x। x की वैल्यू बहुत स्मॉल है क्योंकि d की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r, तो x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, 1 + x 1 - x, log 1 + x log 1 - x का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें यहाँ पे। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा, log 1 + x का हमारे पास फॉर्मूला होता है x - x² 2 + x³ 3, ये फॉर्मूला होता है log 1 + x का, एंड सो ऑन। एंड log 1 - x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसमें सभी माइनस होते हैं, -x - x² 2
माइनस x³/3 ये सभी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लिख देंगे इस टर्म को, कंप्लीट टर्म को हम क्या लिख देंगे, x है हमारे पास d/2r, सेकेंड टर्म आ जाएगी हमारे पास -1/2 d/2r होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म भी लिख देंगे, थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस लेके इसको लोग ये लिख देंगे हम -d/2r -1/2 d/2r होल स्क्वायर। अब हमें पता है d की वैल्यू r से बहुत लेस है, तो हायर ऑर्डर टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये टर्म छोड़ देंगे, ये टर्म छोड़ देंगे, सिर्फ ये पहली दो टर्म रखेंगे। पहली दो टर्म रखेंगे d/2r माइनस d/2r, तो d/2r प्लस d/2r, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, log r2/r1 आ जाएगा हमारे पास d/2r प्लस d/2r, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास d/r, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास 2πε0L d/r, तो ये कितना आ जाएगा ε0 2πrL d। ये कैसा फॉर्मूला है, ये ऐसा ही फॉर्मूला है जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है, ε0 A/d, A होता है एरिया ऑफ प्लेट। अब ये कौन सा एरिया है, मीन प्लेट का एरिया, जो हमारी एक मीन प्लेट होगी यहाँ पे, जो मीन रेडियस दी है हमें r, उसका एरिया 2πr है। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, उसका कैपेसिटेंस है ε0 2πrL × d। तो ये कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का, एक अप्रोक्सीमेट हमने वैल्यू लिया, अप्रोक्सीमेशन लिया, कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर दी हमने, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ और एनर्जी इसकी कैसे चेंज हुई। एनर्जी चेंज निकालते हैं, फिर एनर्जी हाइट के साथ कैसे चेंज हो रही है वो निकालेंगे हम, उससे फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया ε0 2πrL/d। अब देखो मान लो h हाइट वो अंदर चला गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो h हाइट अंदर चला गया, तो ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस कितना है, ऊपर वाले पार्ट की जो डिस्टेंस है, खाली पार्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी L-h, तो ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस C1 मान लो, C1 कितना है हमारे पास ε0 2πr L की जगह आ जाएगा L-h/d, 2πr L की जगह लिख दिया L-h, मीन रेडियस तो मीन रेडियस ये 2πr L-h/d, ये हमारे पास C1 कैपेसिटेंस होगा इसका कैपेसिटेंस कितना है C2 है हमारे पास ε0 2πr × εr भी आएगा क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। इस पार्ट का कैपेसिटेंस कितना होगा, इस पार्ट का कैपेसिटेंस होगा ε0 2πrh/d, d तो दोनों में सेम है, ये जो गैप है ये तो d है दोनों में। तो हमने क्या किया, अलग अलग कैपेसिटेंस निकालिए, इसका अलग निकालिए, इसका अलग। अब ये दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं, देखो ये दोनों हमने ये देखा था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे ये अलग मीडियम है यहाँ पे, देखो इसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ तक हमने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, यहाँ तक हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, यहाँ नहीं भरा हुआ और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका हमने इतने पार्ट का अलग कैपेसिटेंस निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया, और ये दोनों सेम वोल्टेज से जुड़े हुए, मतलब ये दोनों पैरेलल में आपस, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का सम। तो ये क्या आएगा ε0 2πr बाहर आ जाएगा, d बाहर आ जाएगा, 2πr/d ε0 बाहर आ जाएगा, L-h प्लस h, ठीक है, L-h प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास εrh, L-h प्लस εrh, तो ये आ जाएगा हमारे पास ε0 2πr/d, तो ये आ जाएगा हमारे पास L-1h, ये हमारे पास कैपेसिटेंस होगा, नेट कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ½CV², क्योंकि पोटेंशियल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, तो इसकी एनर्जी होगी ½ CV²। तो ये क्या होगा हमारे पास, ½ C है हमारे पास, ये
इंटू वी स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। अब हमें फोर्स निकालना है, इसको अंदर ले जाने में डाइलेक्ट्रिक कितना फोर्स इस पर लगा रहा है, वो होगी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विद हाइट। एच के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, वो हमारे पास फोर्स होगा। देखो फोर्स क्या होगा, du बाय डी एच। इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हाफ बाहर आ जाएगा, ये कंप्लीट बाहर आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r बाहर आ जाएगा और d बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन r -1 और एक माइनस साइन बाहर होगा, एक माइनस साइन बाहर होगा। ये हमारा फोर्स होगा, ये हमारा फोर्स होगा जो इसको पुल कर रहा है। जो फोर्स कैपेसिटर लगा रहा है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, इसको पुल करने में, वो हमारा ये फोर्स होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया कुछ भी, इसमें कोई भी डाउट हो, तुम कमेंट कर सकते हो या तुम टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। आई थिंक ईजी है, क्योंकि देखो फोर्स क्या हुआ, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, हाइट के साथ, डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया था ये इसका, जो क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया था डी की वैल्यू बहुत लेस है, मेन रेडियस दी थी, उसका यूज़ करके हमने कैपेसिटेंस को थोड़ा सा ईजी फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लिया था हमने। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी ऐसे ही कर सकते हो तुम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मान लो एक हमारे पास प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर हम, जिसकी सेपरेशन डी है। तो इसको पुल करने में कितना फोर्स यूज़ करेगा, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इसको ये अंदर खींचने में कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले तुम h हाइट ले जाना, इसको टोटल हाइट मान लेना इस प्लेट की कितनी है, टोटल हाइट मान लेना इस प्लेट की कितनी, h हाइट इसको ले जाना तुम। ठीक है, या एरिया के टर्म में भी कर सकते हो तुम, या हाइट के टर्म में भी कर सकते हो। हाइट मान लेना, इसको थोड़ा सा h हाइट ले जाना, फिर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, नेट कैपेसिटेंस दोनों को सम करके, जो हमारा नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा दोनों को सम करके, फिर उसको h के रिस्पेक्ट, फिर वहाँ से एनर्जी निकाल लेना हाफ सी वी स्क्वायर, फिर उसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ये तुम्हें सॉल्व करना और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना। सेपरेशन है d, सेपरेशन है d, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ठीक है, और a एरिया है। अब एरिया में देखो जो विड्थ है वो तो सेम ही रहेगी, विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट में चेंज हो रहा है। तो a को लिख सकते हैं हम हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट में चेंज होगा। तो विड्थ को w ही पड़े रहने देना, हाइट को चेंज करना हमें। तो ये क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ये भी कैपेसिटर पे ही है। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन दिस सर्किट एज शोन इन फिगर आफ्टर स्विच एस इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ये पोजीशन 1 है इस सर्किट में, ये पोजीशन 2 है। ये जब स्विच है पोजीशन 1 से हम पोजीशन 2 में शिफ्ट करते हैं, पहले पोजीशन 1 पे था स्विच, पहले ये वायर हमने कनेक्ट की हुई थी और ये यहाँ से करंट पास कर रहा था। ये दो बैटरी लगा रखी है, ये यहाँ से पोजीशन 2 है। ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, यहाँ पे E1 और E2 है, यहाँ पे EMF ऑफ बैटरी। ठीक है, या वोल्टेज भी कह सकते हो, V1 V2 भी ले सकते हो तुम। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन। अब हमने क्या किया, कैपेसिटर चार्ज था, इन दोनों बैटरी की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। ये बैटरी इधर से पॉजिटिव चार्ज कर रही है प्लेट को और ये बैटरी इधर से नेगेटिव चार्ज कर रही है प्लेट को। तो जो बैटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसका इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो इन दोनों बैटरी पे डिसाइड करेगा। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है यदि इस पोजीशन 1 को 2 में शिफ्ट कर दिया तो हाउ मच हीट विल बी जनरेटेड, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। देखो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में करने से पहली बात तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज होगी और एक बैटरी वर्क करेगी, बैटरी का वर्क होगा। देखो पोजीशन 1 से जब पोजीशन 2 में, यहाँ पे दोनों बैटरी वर्क कर रही है, चार्ज ट्रांसफ़र कर रही है। जब पोजीशन 1 से हम पोजीशन 2 में शिफ्ट करेंगे तो बैटरी एक वर्क करेगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बैटरी इसको चार्ज करेगी या बैटरी पे काम होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो कैपेसिटर, यदि कैपेसिटर का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है तो कैपेसिटर काम करना शुरू कर देगा, यदि बैटरी का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो बैटरी काम करना शुरू कर देगी। तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी चेंज होगी। जो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी जब पोजीशन 1 में था, तब इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो भी चेंज होगी।
और एक बैटरी वर्क भी करेगी। जो बैटरी वर्क करेगी वो किस में जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट। देखो जो हम बैटरी वर्क करेगी वो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस हीट जनरेटेड, ये हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। जो बैटरी वर्क करेगी वो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस हीट जनरेटेड, और हीट जनरेटेड हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें वर्क डन भी चाहिए, बैटरी कितना वर्क करेगी फर्स्ट बैटरी, और सेकंड हमें ये भी चाहिए भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई कैपेसिटर की। देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या थी कैपेसिटर की, जब ये 1 पोजीशन से कनेक्टेड था तब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या थी कैपेसिटर की। मान लो हम एप्सिलॉन 1 की वैल्यू एप्सिलॉन 2 से ज़्यादा मान लेते हैं। एप्सिलॉन 1 नहीं है, ये ईएमएफ है एक्चुअल में। मान लो फर्स्ट बैटरी का पोटेंशियल सेकंड बैटरी से ज़्यादा है, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। कैपेसिटर पे चार्ज होता है Q = C एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 चार्ज होगा, क्योंकि एप्सिलॉन 1 का इफेक्ट ज़्यादा है, तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चार्ज होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ डाल रहा है तो दूसरा नेगेटिव डाल रहा है, दूसरा नेगेटिव डाल रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं। कितना कैंसिल हो रहा है वो इस पर डिपेंड करेगा, इनका डिफरेंस क्या है। तो मान लिया हमने एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, तो Q = C एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। ये इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी होगी कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, C² एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 होल स्क्वायर Q²/2C, Q²/2C, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ C एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 बोल रहा हूँ मैं इसको, लेकिन ये E1 और E2 है बैटरी का ईएमएफ, ठीक है, E1 एंड E2, ठीक है। E1 फर्स्ट बैटरी का पोटेंशियल, E2 है सेकंड बैटरी का पोटेंशियल। ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इनिशियल, ठीक है, ये इसकी इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अब देखो, अब हमने पोजीशन 1 को शिफ्ट कर दिया 2 पे शिफ्ट कर दिया। अब वर्क डन कितना होगा बैटरी, अब ये बैटरी वर्क करेगी, कितना वर्क करेगी, ठीक है। अब कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, जब हमने 2 पे कनेक्ट कर दिया, अब इसका तो कोई काम ही नहीं है इस बैटरी का, ये बैटरी तो अलग हो चुकी है कैपेसिटर से, सिर्फ ये बैटरी कैपेसिटर पे जुड़ी है। तो कैपेसिटर पे अब चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर पे होगा वो होगा C इंटू एप्सिलॉन 1, C इंटू V1। अब सिर्फ एक ही बैटरी है तो अब कैपेसिटर पे चार्ज है C इंटू E1। तो चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, QF माइनस QI। तो चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, देखो पहले चार्ज था कैपेसिटर के ऊपर C एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 या E1 माइनस E2, अब चार्ज है C E1। तो बैटरी में से कितना चार्ज निकल के गया, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, C E1 माइनस E2। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, C E1 माइनस C E1 प्लस C E2, ये चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। देखो बैटरी कितना वर्क करती है वो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं चार्ज ट्रांसफ़र इनटू ईएमएफ। देखो वर्क डन का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना तुम, वर्क डन बाय बैटरी का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय बैटरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफ़र थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, पहले कैपेसिटर पे चार्ज था ये, जब वो फर्स्ट पोजीशन से कनेक्ट था, जैसे ही सेकंड पोजीशन पे उसको कनेक्ट किया अब कैपेसिटर पे चार्ज है C इंटू E1। तो चार्ज ट्रांसफ़र सर्किट में से कितना हुआ, जब सेकंड को हमने कनेक्ट किया तो सर्किट में से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, ये वाला C2। और वर्क डन कितना हुआ, बैटरी ने कितना वर्क किया, चार्ज ट्रांसफ़र है C E2 इंटू बैटरी का पोटेंशियल E1, ये वर्क होगा। अब फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है कैपेसिटर के पास, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो ये है, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी कैपेसिटर की, हाफ C। अब देखो ये या तो ये लिख लो, चार्ज हमें पता है Q²/2C, चार्ज हमें पता है कितना है फाइनल चार्ज C E1² 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा तो हाफ C E1², ये फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, UF माइनस UI, तो हाफ C E1² माइनस ये थी इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हाफ C E1 माइनस E2 होल स्क्वायर, ये चेंज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये आएगा हाफ C
E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर प्लस माइनस ये आ जाएगा E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। ठीक है, E1 स्क्वायर से E1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस था अंदर, तो वो अंदर प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2E1 E2 माइनस E2 स्क्वायर। ये हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। वर्क डन है हमारे पास CE2 E1, वर्क डन है हमारे पास CE2 E1। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारे पास हाफ C2 E1 E2 माइनस E2 स्क्वायर प्लस हीट जनरेटेड को H से लिख दिया हमने, हीट जनरेटेड को हमने H से लिख दिया। यहाँ से H की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो H की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये तो अंदर जाएगा ये टर्म, ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास H आएगा हमारे पास। देखो ये टर्म अंदर जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा C, और यहाँ पे आएगा हमारे पास हाफ C, यहाँ पे C आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हीट जनरेट, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो हीट जनरेटेड होगी हमारे पास हाफ एप्सिलॉन 2 C स्क्वायर। ये हीट जनरेटेड होगी हमारे पास जो सर्किट में से। देखो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जाएगा, प्लस कितनी हीट जनरेटेड हुई। हीट जनरेटेड ये कंप्लीट नहीं है जब 1 से जुड़ा हुआ था, जब वो 1 से जुड़ा हुआ था तब वो हीट की बात नहीं कर रहे हैं हम, हीट की बात कर रहे हैं जब वो 2 से जुड़ा उसके बाद कितनी हीट जनरेट हुई। जब वो 2 से जुड़ा इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज हुई, प्लस क्या हुआ बैटरी ने एक वर्क भी किया। तो जो बैटरी ने वर्क किया वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज में गया, प्लस एक हीट भी जनरेट हुई। यहाँ पे जो हीट जनरेट हुई वो कितनी है, हाफ एप्सिलॉन 2 C स्क्वायर। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस, उसमें मैं टॉपिक बता दूंगा हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉरेंस फोर्स से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लॉरेंस फोर्स से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें बायो-सावर्ट लॉ, एम्पीयर लॉ, फैराडे लॉ, वो सब डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करेंगे, पॉइंटिंग थ्योरम वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसमें इतना ही करेंगे। तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, शायद मेथड ऑफ इमेज चार्ज में 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, वो करना है हमें। बाकी कुछ क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा बीच में, एक अलग से लेक्चर बना लूँगा जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, वो अलग से लेक्चर मैं बना दूंगा। ठीक है।